नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल अशोकराव टाले, सहायक प्राध्यापक जगदम्बा महाविद्यालय अचलपुर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे मुगल कालखंड में जो विदेशी प्रवासी आए थे, उन्होंने जो साहित्य निर्माण किया है, उन्होंने जो भारत का वर्णन किया है, उसके बारे में हमें जानकारी आज लेना है। हमने मुगल कालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी लेते समय इससे पहले कई वीडियो बनाए, जिसमें मैंने आपको पुरातत्वीय स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, इसके बारे में जानकारी दी। तो आज हम देखेंगे मुगल कालखंड में जो विदेशी प्रवासी आए उनका वर्णन, उन्होंने जो साहित्य निर्माण किया उसकी जानकारी। तो मुगल कालखंड में आए हुए विदेशी यात्रियों की जानकारी लेने से पहले हमें विश्व का जो नक्शा है उसकी जानकारी लेना अवश्य है। इससे ये जो विषय है वो आपके जल्दी समझ में आएगा। तो हम देखते हैं कि अलग अलग खंड जो है वो पृथ्वी के है। उसमें एशिया खंड है, जिस खंड में हम रहते हैं, हमारा ये देश है भारत देश। उसके बाद अफ्रीका खंड है, ऑस्ट्रिया खंड है, यूरोप खंड है, दक्षिण अमेरिका खंड है, उत्तर अमेरिका खंड है और आर्कटिक प्रदेश है। तो इस तरह से 7 खंड है। तो हम देखते हैं कि यूरोप है, प्राचीन कालखंड से लेकर मध्ययुगीन कालखंड तक, आधुनिक कालखंड तक यूरोप से अलग अलग व्यक्ति भारत में आए। अफ्रीका से भारत में व्यक्ति आए। उसके बाद में एशिया जो भी भारत में अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग व्यक्ति आते रहे, यात्री आते रहे। तो यूरोप में हम देखते हैं कि यूरोप में अलग अलग देश है, इंग्लैंड होगा, ग्रीक होगा, इटली है, फ्रांस है। अफ्रीका में भी अलग अलग देश है, एशिया खंड में भी अलग अलग देश है, उत्तर अमेरिका में अलग देश है, दक्षिण अमेरिका में अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग देश है। तो इस तरह के जो अलग अलग खंड है पृथ्वी के, इससे आपको पता लग सकता है कि पृथ्वी की रचना किस तरह से, कहाँ से कौन से लोग भारत में आए। महासागर है, उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो अलग अलग महासागर है, आर्कटिक महासागर। हम देखते हैं कि जहाँ मुगल कालखंड में जो प्रवासी आए थे वो जलमार्ग से आए थे। उसके हमने इससे पहले जो चार्ट देखा उसमें अलग अलग खंड थे पृथ्वी के। इस चार्ट में जो अलग अलग खंड है उसमें कौन कौन से देश है इसके बारे में जानकारी दी गई है। हम यहाँ रहते हैं, ये भारत है, ये चीन है, ये जो कहाँ आता है, ये आता है आशिया खंड में या एशिया खंड में। भारत, चीन, भूटान, बांग्लादेश, अलग अलग देश यहाँ पर दिए गए। ये रूस है, रूस को यूरेशिया भी कहा जाता है, जो जिसका कुछ भाग यूरोप में है और कुछ भाग एशिया खंड में है, इसलिए उसे यूरेशिया भी कहा जाता है। तो ये भारत है। हम देखते कि इस भारत में प्राचीन कालखंड से अलग अलग व्यक्ति आते रहे हैं। जो मैंने आपको मेगास्थनीज के बारे में बताया था, जिसने इंडिका नाम का ग्रंथ लिखा था, वो यहाँ से आया था। ये ग्रीस है, ग्रीस से वो भारत आया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया फाहियान, जो चीन से आया था, यूएस इसिंग, ये चीन से भारत में आए थे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो सल्तनत कालखंड है, सल्तनत कालखंड में जो रेहरा नाम का ग्रंथ जिसने लिखा है, जिसका नाम क्या है, इब्न बतूता, वो मोरक्को अफ्रीका खंड है। इस अफ्रीका खंड में यहाँ पर मोरक्को है, मोरक्को से वो भारत में आया था। उससे पहले अल्बेरुनी, जो अरब यानी जो एशिया खंड में है, अरब से अल्बेरुनी भारत में आया था। तो अलग अलग जो प्रवासी भारत में आते रहे। तो मुगल कालखंड में भी अलग अलग प्रवासी भारत में आए, भारत का जिन्होंने वर्णन किया है अपने ग्रंथों में। तो ज्यादातर यूरोप से भारत में प्रवासी आए। हम देखते कि वास्को दी गामा, जो पुर्तगाली प्रवासी था, जिसने समुद्र मार्ग की खोज लगाई थी भारत की, तो वो यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आया था भारत में। और उसके बाद में हम देखते कि इनके अलग अलग उद्देश्य थे। ज्यादातर व्यापारी दृष्टिकोण से, व्यापारी उद्देश्य से यहाँ पर वो आए थे। तो उसके बाद में एक व्यापारिक स्पर्धा उनमें शुरू हो गई, व्यापारवाद शुरू हो गया। तो कई देश के प्रवासी है, यात्री है, जो व्यापार के दृष्टिकोण से भारत में आए थे। कई भूमार्ग से आए, कई जलमार्ग से आए। फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, यहाँ पर डेनमार्क है। हम देखते हैं कि इधर यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम इंग्लैंड बोलते हैं, नीदरलैंड है, पुर्तगाल, स्पेन। तो अलग अलग देश से यहाँ पर लोग आते रहे। तो उसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो ये अलग अलग देश यहाँ पर दिए गए हैं। ये चीन, अलग अलग एशिया खंड के है, यूरोप खंड के, ये अमेरिका खंड, जो अफ्रीका खंड है, ये ऑस्ट्रेलिया खंड। तो अलग अलग जो व्यक्ति है, प्रवासी है, विदेशी, वो भारत में आते रहे। ये देश है, आप उससे समझ सकते हो। उसके बाद में हम देखते हैं कि
मुगल कालखंड में जो अलग अलग प्रवासी आए, जिसमें फर्नो नुनीज नाम का एक प्रवासी था जो प्रत्यक्ष मुगल दरबार में नहीं था, मगर विजयनगर में एक राज्य था, सल्तनत कालखंड का जब हमने इतिहास पढ़ा तो उसमें आपने विजयनगर का साम्राज्य, उसके बारे में आपने जानकारी ली है। तो अच्युतदेव राय के कालखंड में विजयनगर में वो आया था। तो विजयनगर के साम्राज्य का उसने वर्णन किया है। वो एक घोड़ों का व्यापारी था जो विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर की स्थिति कैसी थी, वहाँ के शासक कौन थे, उसके बारे में उसने जानकारी ली है। सीजर फ्रेडरिक 1567 से 68 में वो भारत में आया था। तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। तो इस युद्ध में हम देखते कि विजयनगर के जो राजा थे, शासक थे, वो पराभूत हो चुके थे। जो दक्षिण भारत के अलग अलग सत्ता थी, जिसे शाही हम बोलते, अहमदनगर की निजामशाही होगी, उसके बाद में बीजापुर की आदिलशाही है, गोलकुंडा की कुतुबशाही है, बीजापुर की बिदरशाही है। तो इनके साथ उनका संघर्ष हुआ और विजयनगर की जो सत्ता है वो बाद में समाप्त हो गई। तो इसका वर्णन जो है वो सीजर फ्रेडरिक ने इसमें किया है। उसके बाद में फादर एंथोनी मोंसेरात, तो ये फादर एंथोनी मोंसेरात जो था वो पुर्तगाली प्रवासी था जो भारत में आया था 1580 में। उस कालखंड में अकबर की सत्ता थी भारत पर, अकबर सम्राट था। उसने फादर एंथोनी मोंसेरात ने कॉमेंट्रीज एक लेख लिखा है, उसके बाद में उसका प्रकाशन भी हुआ है। उसमें अकबर के कालखंड के घटनाओं का वर्णन, अकबर का व्यक्तित्व कैसा था, उसका चरित्र कैसा था, उसका प्रशासन कैसा था, उसके बारे में उसने जानकारी दी है। इतना ही नहीं, तो अकबर का जो लड़का था मिर्जादा मुराद, उसका शिक्षक भी नियुक्त किया गया था फादर एंथोनी मोंसेरात को। तो इसका वर्णन भी एक महत्वपूर्ण वर्णन है मुगल कालखंड का इतिहास जानने के लिए, क्योंकि उस कालखंड में घटित हुई घटनाओं का प्रत्यक्ष साक्षी था। उसके बाद में जॉन हॉकिंस वॉन लिंस छोटन 1583 में भारत में आया था। ये डच यात्री था, जो हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता था। दक्षिण का भारत का सामाजिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण इतिहास उसने लिखा है, उसके बारे में उसने जानकारी दी है। राल्फ फिच जो 1583 से लेकर 1591 में भारत में आया था, यह फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत का भ्रमण किया, भारत में वो अलग अलग जगह पर गया। उसने मुगल शासक जो है अकबर के बारे में जानकारी दी है, राल्फ फिच ने। उसके बाद में विलियम हॉकिंसन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद में उस मुगल दरबार में भेजा गया था कि वहां जाकर व्यापार करने की सुविधा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाए, वो भारत में व्यापार कर सके। इसलिए ये व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत में आया था। प्रश्न पूछा गया था कौन बनेगा करोड़पति में, कि विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत में आया था। करोड़ों में वो क्वेश्चन था, उसका आंसर आप देख सकते हैं, हेक्टर नाम का जो जहाज था, उस हेक्टर नाम के जहाज से भारत में आने वाला व्यक्ति था विलियम हॉकिंस, जो 1608 से लेकर 1613 तक वो भारत में रहा था। इंग्लैंड का राजा था उस समय में जेम्स प्रथम, उसका पत्र लेकर वो जहांगीर के दरबार में आया, वहां पर कई दिनों तक वो रहा। उसे मनसबदार भी बनाया गया था, 400 सवारों की मनसबदार उसे दिया गया था। उसे खान की उपाधि भी जहांगीर ने दी थी। यहाँ पर एक आर्मेनियाई ईसाई लड़की थी, उससे विवाह भी कर दिया गया था उसका। तो उसे बादशाह ने सहूलत भी दी थी भारत में व्यापार करने की। उसने सूरत में अपने कोठी भी निर्माण की थी, मगर उसी कालखंड में पुर्तगाली जो थे वो ज्यादा प्रभावी थे। इस कारण वो वहां पर अच्छी तरह से अपनी स्थिति सुधार नहीं सका। बाद में वो भारत से रिटर्न चला गया। विलियम हॉकिंस 1613 में, तो उसने भी अपने पुस्तक में, अपने किताब में, जो बादशाह का दरबार है, बादशाह का जो प्रशासन है, उस कालखंड की जो आर्थिक परिस्थिति है, व्यापार है, उसके बारे में उसने जानकारी दी है, कानून की जानकारी दी है, बादशाह का राज वैभव जो था उसके बारे में भी उसने बताया। तो एक महत्वपूर्ण ये भी दस्तावेज है के लिए मुगलकालीन भारत का इतिहास जानने के लिए। विलियम फिश जो 1608 में विलियम हॉकिंस के साथ ही आया था, वो भी जहांगीर के दरबार में ही रहा था। उसने जो बुलंद दरवाजा अकबर बादशाह ने निर्माण किया था, तो बुलंद दरवाजे का वर्णन उसने किया है कि ये जो दरवाजा है वो दुनिया में सबसे ऊंचा है, सबसे भव्य है, ऐसा वर्णन उसने किया है। और विलियम फिश ही ऐसा एक यात्री था जिसने अनारकली की जो दंत कथा है, जो हम पढ़ते हैं, अलग अलग जो कहानियां होती है उसमें हम सुनते हैं, हम चित्रपट में भी वो देखते हैं। तो ये जो कहानी है वो विलियम फिश ने उसका जिक्र किया है। तो सर थॉमस रो
ये भी भारत में आया था। ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट था। उसकी स्थापना में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान था, जो 1615 से लेकर 1619 तक भारत में रहा। जेम्स के ही कालखंड में ये भारत में आया था। जहांगीर की सत्ता थी तब भारत में। जहांगीर के दरबार में वो आया, वहां पर कई दिनों तक वो रुका। उसने भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से मान्यता भी प्राप्त की और तब से ही भारत में ब्रिटिशों का व्यापार शुरू हुआ। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि उसने यहाँ आकर जहांगीर से कई सारे सहूलत प्राप्त की व्यापार करने के लिए। आगे जाकर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार भारत में बढ़ता गया। उसने एम्बेसी ऑफ थॉमस से टू इंडिया यह ग्रंथ लिखा है। जो मुगल सम्राट था जहांगीर, उसकी अभिरुचि, उसकी धार्मिक मान्यताओं, इसके बारे में उसने विस्तार से जानकारी दी है। जहांगीर बादशाह के साथ मांडू और अहमदाबाद की यात्रा भी उसने की थी। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी जहांगीर के कालखंड की हमें इससे मिल सकती है। उसके बाद में एडवर्ड टेरी, टॉमस रो का पादरी था, जो वो उसके साथ में भारत में आया था। टेरी ने पूर्व भारत की यात्रा की। ने अपनी किताब में तत्कालीन सिक्कों है, उसका आकार, उसका मूल्य, इन्हें मुगल कालखंड की जो चलन व्यवस्था है उसकी जानकारी लेने के लिए एडवर्ड टेरी ने जो वर्णन किया है भारत का, वो महत्वपूर्ण है। वो कहता है, भारत के जो सिक्के या मुगल कालखंड के जो सिक्के दुनिया के किसी भी देश के सिक्कों से अधिक शुद्ध होते हैं। सिक्के को रुपया कहा जाता है। तो जो चलन व्यवस्था थी उसकी जानकारी लेने के लिए एडवर्ड टेरी, इसका वर्णन हमें महत्वपूर्ण लगता है। उसके बाद में फ्रांसिस्को पेलसाट, ये 1620 से लेकर 1627 ईस्वी सन में भारत में आया था। ये डच फैक्ट्री का गुमास्ता था। गुमास्ता ज्यादातर जो एजेंट होते थे उस कालखंड में, सूत जो खरीदी करते थे, कपास जो खरीदी करते थे, उन्हें गुमास्ता कहा जाता था। तो जहांगीर के कालखंड में आगरा में डच टकसाल का वो अध्यक्ष भी रहा। यानी जो डच लोग होते उन्होंने जो अपनी टकसाल निर्माण की थी उसका वो प्रमुख भी रहा था। पेलसाट ने भारत में जो नील का उत्पादन किया जाता था उसके बारे में उसने जानकारी दी है। ये भी, इसका भी वर्णन महत्वपूर्ण है। पिएत्रो देला वाले, जो 1622 से लेकर 1626 में भारत में आया था, यह इतालवी यात्री था। इतालवी यानी इटली, जो देश हमने पहले देखा है वो इटली का यात्री था। 1622 ईस्वी सन में जहांगीर के कालखंड में वो सूरत में आया था। तो उसने जो तटीय क्षेत्र है, यानी समुद्र के किनारे लगा हुआ जो प्रदेश है उसे तटीय क्षेत्र हम कहते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी उसने दी है। ये भारत में आने वाला अत्यंत तटस्थ और निरपेक्ष यात्रियों में से एक है। यानी इन्होंने जो वर्णन किया है भारत का वो निरपेक्ष होकर किया है, वस्तुनिष्ठ किया है। उसने भारतीय धार्मिक सहिष्णुता और सती प्रथा आदि का वस्तुनिष्ठ ढंग से वर्णन किया है। हम देखते कि उस कालखंड में भी सती प्रथा कायम थी, मगर वहाँ के शासक धर्म सहिष्णु भी थे। तो इसकी एक वस्तुनिष्ठ जानकारी हमें पिएत्रो देला वाले इसके वर्णन से मिलती है। तो सामाजिक स्थिति की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। पीटर मुंडी, जो 1630 से लेकर 1634 ईस्वी सन में भारत में आया था, ये भी इटली का एक प्रवासी था, यात्री था। शाहजहां के कालखंड में वो भारत में आया था। मुगल साम्राज्य के जीवन स्तर के बारे में बहुमूल्य जानकारी उसने दी है। यानी मुगल साम्राज्य की लोगों का जीवनमान कैसा है, शासक कैसे रहते हैं, उसके बारे में उसने वर्णन किया है। 1630 में शाहजहां के कालखंड में भारत में अकाल पड़ा था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे, उसका वर्णन उसने किया है। निकोलो मनुची, ये भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो 1653 से लेकर 1708 ईस्वी सन में भारत में था। यह इतालवी यात्री था। इतालवी यानी इटली का यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह नगर वेनिस ये इटली में है, भागकर एशिया माइनर और फारस की लंबी यात्रा करता हुआ भारत में पहुंचा। यानी अल्पायु में वो वहां से निकला और बाद में भारत में आया। कई सालों तक वो भारत में रहा। वह शहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी करता था। उसके बाद में 1659 में ईस्वी सन में दारा शिकोह की पराजय और मृत्यु का भी उसने चिकित्सक वर्णन किया है। हम देखते हैं कि मुगल कालखंड में जो शाहजहां का कालखंड है उसके उत्तरार्ध में जो उसके पुत्र थे, जिसमें दारा शिकोह होगा, औरंगजेब है, मुराद है, उसके जो 4 पुत्र थे उनमें सत्ता संघर्ष चला था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई, दारा शिकोह उसमें मारा गया। तो उसका वर्णन इस ग्रंथ में उसने किया है। उसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, स्टोरियादो मुगर, उस ग्रंथ का नाम है, जो 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। ये ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। निकोलो मनुची, इसका वर्णन महत्वपूर्ण है भारत का इतिहास जानने के लिए। उसके बाद में
बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर जो 1638 से लेकर 1663 ईस्वी सन में भारत में रहा था, एक फ्रांसीसी यात्री था। ये देश भी यूरोप में है। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर उसका पूरा नाम था। भारत की इसने 6 बार यात्रा की थी। यह पेशे से जौहरी था तथा शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा उसने की थी। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में ट्रेवल्स इन इंडिया, जिसका प्रथम प्रकाशन 1676 ईस्वी सन में हुआ, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विस्तार से उसने वर्णन किया है। ये भारत में आया। भारत में आने के बाद में उसने ग्रंथ लिखा ट्रेवल्स इन इंडिया, जिसमें उसने शाहजहां और औरंगजेब के कालखंड की जो महत्वपूर्ण घटना थी उसका उसने किया है। वो एक हीरे का व्यापारी था। हीरे के व्यापारी होने के कारण उसने खजीनों के बारे में जानकारी ली। उसका एक विस्तृत वर्णन उसने किया है। इसने समुद्री मार्गों, सिक्कों, माप तोल, निर्यात व्यापार, यातायात के विषय में भी जानकारी दी है। आयात निर्यात होगी, जो सिक्के है, माप है, उसके बारे में उसने जानकारी दी है। कुल मिलाकर ट्रेवेनियर का वृत्तांत मुगल साम्राज्य के इतिहास के लिए, विशेष रूप से आर्थिक विकास की जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जॉन फ्रायर जो 1672 से लेकर 1681 ईस्वी सन में भारत में आया था, अंग्रेज यात्री था। ये भी इंग्लैंड से भारत में आया था। सूरत और मुंबई का एक ज्वलंत गाथा उसने लिखी है। सूरत और मुंबई, हम देखते कि उस कालखंड में सूरत भारत की आर्थिक राजधानी थी, मुंबई नहीं थी। बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों के मुंबई की प्रगति होती गई, तो इसके बारे में भी उसने जानकारी दी है। जमील सुरूरी ये 1651 से लेकर 1725 ईस्वी सन में भारत में रहा था। ये भी इटली से भारत आया था। मुगल सम्राट के सैन्य संगठन के बारे में और प्रशासन के बारे में उसने जानकारी दी है। उसकी महत्वपूर्ण किताब है यात्रा टू टूर डू मोंडे नाम की किताब उसने लिखी है, जो तत्कालीन इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में फ्रांसिस बर्नियर जो 1656 से लेकर 1717 ईस्वी सन में भारत में आया था। ये भी फ्रांसीसी यात्री था। पेशे से वो चिकित्सक था, डॉक्टर था। शाहजहां के दरबार से संबंधित था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का साक्षी था। में हुई थी बहादुरपुर की लड़ाई होंगी, समूहगढ़ की लड़ाई होंगी, अलग अलग लड़ाई उस कालखंड में हुई थी। उसके बाद में आमेर की मिर्जा राजा जयसिंह, जो हम देखते कि शिवाजी महाराज और उनमें पुरंदर की संधि हुई थी। और गोवा में पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की सेवा में वो कई दिन तक रहा था। उसने मुगल साम्राज्य का इतिहास विशद करने के लिए ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जो ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है फ्रांसिस बर्नियर का मुगलों का इतिहास जानने के लिए, मुगल कालखंड की जानकारी लेने के लिए। उसके बाद में जीन डे थेओनोत 1633 से 1667 तक भारत में रहा था। एक फ्रांसीसी यात्री था। उसने भारत के कई शहरों में वो रहा। उसकी जानकारी उसने लिखी है, जिसमें गुजरात का अहमदाबाद है, खंभात है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, गोलकुंडा है, जैसे उसने वर्णन किया है। तो इस तरह से मुगल कालखंड में अलग अलग यात्री भारत में आए। उनका उद्देश्य ज्यादातर व्यापारिक था। व्यापारिक दृष्टिकोण से वो भारत में कालखंड में आर्थिक सत्ता दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी अगर होगी तो वो भारत था। एक वैभवशाली भारत मुगल कालखंड में था, इसलिए कई सारे व्यापारी भारत में आए थे और यहाँ से माल लेके जाते थे और वहाँ बेचते थे। तो ये जो व्यक्ति आए थे ज्यादातर, ये तो एक तो एजेंट थे या खुद वो व्यापारी थे, मगर यहाँ आने के बाद में उन्होंने भारत का इतिहास लिखा, भारत का वर्णन लिखा, जिससे हमें सामाजिक जानकारी होती है, आर्थिक जानकारी होती है, राजकीय जानकारी होती है, शासकों की शासन प्रणाली कैसी थी और धार्मिक दृष्टिकोण वैसा उनका कैसा था, समाज में कौन कौन सी प्रथाएं थी, ये सब जानकारी हमें जो विदेशी यात्री भारत में आए थे उन्होंने जो वर्णन भारत का किया है उससे हमें प्राप्त होती है। उसके साथ साथ व्यापार किस किस राष्ट्र के साथ हमारा था, हमारी परिस्थिति कैसी थी, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी हमें मिलती है। इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं इन्हें। जब मुगल कालखंड का इतिहास लिखा गया उस समय भारत की जो घटनाएं थी जो भारतीय ग्रंथों में भी थी, मगर उसके साथ साथ विदेशी जो ग्रंथ लिखे गए जिस तरह से इन यात्रियों ने लिखे, तो उसकी जब तुलना की गई तो उस घटना में जब साम्य दिखा तो उसकी सत्यता जो है, सत्यता की जानकारी हम इससे ले सकते हैं। धन्यवाद।